नेशनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नई कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। नई कंट्री मतलब कंट्री नई नहीं है। हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में हम अब यूनाइटेड स्टेट्स से आगे निकल आए हैं। आज हम कनाडा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सब कुछ विस्तार से सीखेंगे, समझेंगे। देखिए, जब कनाडा दिमाग में आता है तो दिमाग में आता है एक ठंडा मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसके पास बहुत टेरिटरी है। कितनी टेरिटरी है? वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, रशिया के बाद दूसरे नंबर की, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। हमने उस दिन करोड़ में पढ़ी थी, तो लगभग 32.98 करोड़ जनसंख्या है। इतनी ही जनसंख्या है, 32 से 33 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर बुक में 34 मिलियन के आसपास लिखी हुई है। दोनों ही आंकड़े मैंने आपको बता दिए। तो देखिए, 32 करोड़ कह रहा हूँ मैं। मेरे दोनों साथी मुझे कैसे मेरे गलत कामों में मेरा साथ दे रहे हैं। कभी हबीब, कभी जरीब, कभी गरीब। 3.95 करोड़ हमने उस दिन पढ़ी थी। 3.95 करोड़ ये है भाई जनसंख्या। भाई 32-33 करोड़ तो यूएसए है। मात्र 3 करोड़ 95 लाख जनसंख्या है। और बुक में क्योंकि थोड़ा सा पीछे का एडिशन रहेगा तो 34 मिलियन है। हमने क्योंकि रीसेंट बताया आपको तो 3.95 करोड़। ओके, बस आप इतना लगा लीजिए कि लगभग अब की जो पंजाब की जनसंख्या होगी उसके आसपास कनाडा की जनसंख्या है। पंजाब की जनसंख्या बेटा 2011 के सेंसस के मुताबिक 2 करोड़ 77 लाख है। और अब 2021 का सेंसस फिगर अभी पेंडिंग है। ये लगभग 3.5-4 करोड़ पहुंच चुका होगा। तो ऐसे में पंजाब एक राज्य है भारत का, उसकी जनसंख्या कनाडा जैसे एक देश के बराबर है। और कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज़मीन के मुताबिक देश है। ओके, जनसंख्या इतनी ना होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि जो इतना बड़ा लैंड है वो एक्यूमेन नहीं है, हैबिटेबल नहीं है, रहने योग्य नहीं है। हम उसे ही समझने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला आएगा कि पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है। 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज़ हैं। जैसे भारत में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, वैसे ही वहाँ पर भी हैं। हम उन 10 प्रोविंसेस के बारे में देख लें पहले कि वो 10 प्रोविंसेस कौन सी हैं। आइए समझें। 10 प्रोविंसेस एंड तो बुक में नहीं है वो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, पहली यहाँ पर जो प्रोविंस है दैट इज़ न्यू ब्रंसविक। द प्रोविंस इज़ न्यू ब्रंसविक, एक प्रोविंस हो गई। द सेकेंड वन इज़ द नोवा स्कॉशिया, दिस द सेकेंड प्रोविंस। थर्ड वन इज द प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। फोर्थ वन इज़ द न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, 4 हो गई। पाँचवीं क्यूबेक, 6वीं ओंटारियो, 7th मैनिटोबा, 8th सस्कैचुअन, 9th अल्बर्टा, 10th ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये कोई 10 प्रोविंसेस हैं। ओके, वे लेफ़्ट से राइट की ओर आ जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, लेब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड छोटा सा ये रहा, नोवा स्कॉशिया मतलब न्यू स्कॉटलैंड, एंड दिस न्यू ब्रंसविक। सो 10 provinces are there. 3 territories are Yukon territory, Northwest territory, Nunavut territory. तो 3 territories and 10 provinces are there. क्लियर है? तो ये कनाडा का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है।
कनाडा की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कनाडा का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड लेवल भी आप सिमिलर ही समझिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ओके, कौन सी चीज़ें हैं जो इसे अलग बनाती हैं? सबसे पहले इन 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरी वाली इस सेकंड लार्जेस्ट कंट्री में हमें देखना है कि पॉपुलेशन कहाँ पर बसी हुई है। इसका लार्ज एरिया ऑफ नॉर्दर्न रीजन वो इनहेबिटेबल है, रहने योग्य नहीं है। जैसे कि कैनेडियन शील्ड का इलाका, उत्तरी क्षेत्र, तो जनता कहाँ पर अधिकतर रहती है? साउदर्न एंड ईस्टर्न रीजन में रहती है। उसके हिसाब से इसकी कुछ प्रोविंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कनाडा की हम प्रोविंशियल मैप निकाल लेते हैं। कनाडा की ऑलमोस्ट 39% पॉपुलेशन ओंटारियो प्रोविंस में रहती है। 23% के अराउंड पॉपुलेशन क्यूबेक में रहती है। 39 एंड 23, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी जनसंख्या, लगभग 60-61% पॉपुलेशन तो इन दो ही प्रोविंसेस में रहती है, दैट क्यूबेक एंड ओंटारियो। ओके, तो इसलिए इन क्षेत्रों को हम जोड़ करके साउथ कनाडा का नाम भी दे सकते हैं। होल कनाडा का 60-62% पॉपुलेशन यहाँ पर है, यू कैन कॉल इट साउथ कनाडा ऑल्सो। ओके, इसी ओंटारियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको राजधानी मिलेगी कनाडा की, दैट इज़ ओटावा द कैपिटल, और आपको लार्जेस्ट सिटी मिलेगी कनाडा की, दैट इज़ टोरंटो। तो टोरंटो इज़ द लार्जेस्ट सिटी, ओटावा इज़ द कैपिटल। ओंटारियो इज़ द मोस्ट हैबिटेबल हाईली पॉपुलस प्रोविंस। ओके, इसके अलावा जब फिर दूसरी तरफ जनसंख्या आपको सेटल होते दिखेगी, वो कौन से इलाके होंगे? वो होंगे मैनीटोबा, सस्कैचुआन और एल्बर्टा के ये साउदर्न एरियाज़, जो कि यूएसए के ग्रासलैंड्स को शेयर करते हैं। यूएसए में यहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं, द प्रेरी ग्रासलैंड्स, वो एक्सटेंड होकर के यहाँ तक जाते हैं। तो ये वाले रीजन हैबिटेबल हैं, यहाँ पे खेती होती है। इसके अलावा आपको जनसंख्या मिलेगी, यहाँ से गुजर रहे हैं रॉकी माउंटेन्स, उनके वेस्ट में, और वो क्षेत्र है द ब्रिटिश कोलंबिया। तो वेस्टर्न साइड पे जो माउंटेन्स हैं उनकी वेस्ट में चले जाएं तो आपको पॉपुलेशन मिलेगी। और इन 3 प्रोविंसेस के इन दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो आपको पॉपुलेशन मिलेगी, मेन पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ओंटारियो और क्वेबेक में मिलेगा, और बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल नाम मात्र सी जनसंख्या आपको यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी और नूनावत के इन क्षेत्रों में मिलेगी। ओके, सो मेन पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कहाँ है हमने समझा। इसमें एक चीज़ निकल के आती है कि 90% पॉपुलेशन कनाडा की वहाँ कंसंट्रेटेड है जो बॉर्डर है यूएसए के साथ। मतलब कनाडा की ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन यूएसए के साथ जो कनाडा का लगभग 225 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, यहीं पर रहती है। ओके, ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन। उसके कई रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न यही है कि यहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल है, द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल, और उसका कारण क्या हो सकता है वो हम अब समझ लेते हैं। ओहो, देखिए ये जो ग्रेट लेक एरियाज़ हैं, तो कनाडा का ये साउदर्न और ये ईस्टर्न रीजन इसलिए इतना ज़्यादा हैबिटेबल है कि ग्रेट लेक एरियाज़ की वजह से एक्सटेंसिव वाटर है यहाँ पे, जिसके कारण से इस लैटिट्यूड पे जितना टेम्परेचर लो हो सकता है उतना टेम्परेचर लो होता नहीं, क्योंकि वाटर टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। तो वाटर के द्वारा मॉडरेशन इफ़ेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण लोग इन पानियों के आसपास बसते हैं। सेकेंड आस्पेक्ट, ये लेक्स हमेशा से ही लंबे समय से
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ज़रिया बनी रही। जब एयरवेज़, रेलवेज़, रोडवेज़ जैसी चीज़ों का विकास नहीं हुआ, तब वाटरवेज़ महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जिसका उदाहरण है कि आप जब यहाँ से एंटर करते हैं तो दिस इज़ द गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस। यहाँ से आप एंटर करते हैं, दिस इज़ सेंट लॉरेंस रिवर। ये सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पर आकर के मीट करती है लेक ओंटारियो और लेक ईरी के साथ, लेक ओंटारियो, लेक ईरी के साथ। और यही वो लेक्स हुआ करती थी जिनके वाया जो फ्रेंच पीपल थे जिन्होंने इस रीजन को आके ऑक्यूपाई किया था, वो यूएसए से जानवरों से मिलने वाले फर को इन लेक्स के रूट के वाया इस नदी से होते हुए, समुद्र से होते हुए यूरोप ले जाया करते थे। तो फ़र ट्रेड के लिए फेमस थी ये लेक्स और ये रूट। फिर क्लाइमेट वाइज ये मॉडरेट इफ़ेक्ट देती हैं, तो हैबिटेबल हैं। फिर ये रीजन जिसकी मैं अब ये बात कर रहा हूँ, जैसे क्यूबेक का ये दक्षिणी क्षेत्र, ओंटारियो का ये साउदर्न एरिया, ये एग्रीकल्चरली बहुत ही फिट एरिया है। और जो रीजन एग्रीकल्चरली फिट होगा, नेचुरली वो हैबिटेबल होगा। तो इस कारण से ये रीजन हैबिटेबल है। ओके, सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का पर्पस, शुरुआत से जब लोग यहाँ पर बसने शुरू हुए, कॉलोनाइज़र्स, उनके मेन ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश होना, इन लेक्स का और इस नदी का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ज़रिया पूरा करना, यहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चरल ग्राउंड्स होना जिसकी वजह से एग्रीकल्चरली फिट एरिया है। और समय बदलने के साथ साथ जब इन यूएसए के इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इस रीजन में हैवी इंडस्ट्री को, बेसिक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था। और कनाडा एक अच्छा रिसोर्स रिच सोर्स कंट्री है, यहाँ से रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूएसए को, यूएसए उन्हें कंज्यूम करता है, और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कनाडा में आते हैं, कनाडा उन्हें कंज्यूम करता है। तो दोनों कंट्री के बीच में एक जैसे तालमेल है। एक कंट्री जैसे कि कनाडा रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, और एक कंट्री जैसे कि यूएसए वो फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करती है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कारण से भी अधिकतर जनसंख्या कनाडा की वहाँ पर बसती है जहाँ पर बॉर्डर यूएसए के साथ शेयर होता है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं इस रीजन में, मैनीटोबा, सस्कचुआन और एल्बर्टा में, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो इस क्षेत्र के वीट ग्राउंड्स हैं वो एक्सटेंड होकर के इस रीजन तक जाते हैं। तो खेती बाड़ी एक कारण है कि लोग इन बॉर्डर रीजन्स में बसते हैं कनाडा के यहाँ पर। ओके, तो एक अच्छी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना यूएसए के साथ साथ। सेकंड, मॉडरेट क्लाइमेट होना इन क्षेत्रों में। थर्ड, फर्टाइल ग्राउंड्स होना इन इलाकों में। फोर्थ, शुरुआती तौर में कॉलोनाइज़र्स का यहाँ पर बसना। फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रूप में इन लेक्स का, सेंट लॉरेंस का और मिसिसिपी नदी का कंट्रीब्यूशन आना। सिक्स्थ, इन रीजन्स में, कनाडा के हायर रीजन्स में क्लाइमेट बहुत ही हार्श होना, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड सॉइल्स ना होना, और यहाँ पर प्रिडोमिनेंस होना इंडिजीनियस ग्रुप्स का, जिसकी वजह से कॉलोनाइज़र्स वहाँ ना जा पाएँ। तो इन कारणों से यहाँ पर जनसंख्या आपको दिखेगी नहीं, जो दिखेगा वो यहीं पर दिखेगा। ओके, तो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन रीजन्स ये हैं, और यही एक लॉजिकल रीज़न है कि क्यों कनाडा की अधिकतर जनसंख्या, तकरीबन 90% जनसंख्या यूएसए के साथ जो इलाका बॉर्डर शेयर करता है कनाडा का, वहाँ बसी हुई है। दैट इज़ द 90% पॉपुलेशन इज़ कंसंट्रेटेड ऑन द कैनेडियन साइड along the USA border. Okay, is that clear? Any doubt? Okay, आप बहुत अच्छे हैं, आपको बड़ी जल्दी बात समझ आती है। तो हमने पॉपुलेशन के विषय में ये चीज़ें समझी। हमने ये देखा कि किस प्रोविंस में सबसे अधिक जनसंख्या है, हमने ये देखा कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, हमने ये देखा कि कैपिटल कौन है, और हमने देखा कि जनसंख्या कहाँ कहाँ बसी हुई है। वेस्टर्न रीजन में हमें लॉजिकली क्लियर है कि वेस्टर्न रीजन में दैट इम्पॉर्टेंट इज़ द ब्रिटिश कोलंबिया और उसका एक बंदरगाह वैनकूवर। तो ये रीजन आज वहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पल रही है। वो हमेशा से ही एक लॉगिंग पोर्ट रहा है। वो एशिया के साथ ट्रांस पैसिफिक ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज इम्पॉर्टेंट सिटी है,
और दैट ब्रिटिश कोलंबिया एक एंट्री पॉइंट है एशियंस के लिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंटर करने के लिए, और वो एंट्री पॉइंट में जो मेन गेटवे है वो वैनकूवर है। दैट्स ऑल। ओके, क्लियर? और कुछ? तो चलिए, हमने ये तो समझा फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ कनाडा। देखिए, फ़िज़िकल ज्योग्राफी ऑफ कनाडा में यही आता है। अब हम आपको कुछ कुछ दिखाते हैं, समझाते हैं। एक मैप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट मैप्स। मैप्स जो देखता रहेगा उसकी ज़िंदगी ज्योग्राफी के विषय में हमेशा बेस्ट रहेगी, और जो मैप से दूर हो जाएगा ज्योग्राफी में, वो ज्योग्राफी नहीं सीख सकता। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। गुड। ये मैप है, ये अच्छा है, इसे ध्यान से देखें। दिखता है वहाँ से मैप? पक्का? वो घर जाके भी दिखेगा, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो, इसमें अच्छे से चीज़ें दिखाई हैं। क्या बताया गया है? देखिए, जो डॉटेड लाइन यहाँ पर सारी चल रही है, ये दिस रीजन इज़ द कैनेडियन शील्ड रीजन। Around the Hudson Bay, covering this whole territory in U form, this is the Canadian Shield region. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है इस ग्लोब का। यहाँ पर कई ग्लेशिएशन एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, यानी कि कई बार इस पृथ्वी पर आइस एजेस आई हैं, बर्फ़ जमी हैं, फिर वापस से वार्म एजेस आई हैं, बर्फ़ पिघली हैं। इसकी वजह से कई बार ग्लेशियर्स प्रोग्रेस हुए हैं और रिग्रेस हुए हैं, जिनकी वजह से जो टॉप लेयर सॉइल है, जो फर्टाइल होती है, वो यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। तो सॉइल क्वालिटी पुअर है, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। पर बहुत पुराने लैंड मास हैं, उस कारण से इसकी कुछ शक्तियाँ भी हैं। यहाँ पर कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं जो कि कनाडा की इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपको प्रीशियस मेटल्स मिलते हैं, आपको गोल्ड मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, सिल्वर मिलता है, डायमंड मिलते हैं। यहीं पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फ्यूल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे यूरेनियम। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं जो आज की हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंटरनेट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़रूरी हैं। ओके, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ करते हैं जिनमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इन रेयर अर्थ मिनरल्स की यूटिलिटी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं इस रीजन में। ओके, बट ये रीजन किन चीज़ों से जाना जाता है? देखिए, जब हम कनाडा को देख रहे हैं तो कनाडा यहाँ नॉर्थवर्ड जा रहा है। जैसे जैसे नॉर्थवर्ड जा रहा है तो ये आर्कटिक ओशियन से मिल रहा है। ये रीजन जो है कनाडा का, ये तो टोटली इनहेबिटेबल इलाका है, क्योंकि ये बिल्कुल पोलर रीजन के क्लोज़ है। इसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड विंटर होगी। समर सीज़न यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं होगा। अगर होगा भी तो इतना शॉर्ट और बिल्कुल वैसा जो कि आपके लिए लोअर लैटिट्यूड पे रहने वालों के लिए भी एक्सट्रीम कोल्ड काउंट होता है। तो इस तरह से दिस रीजन इज़ रिप्रेजेंटिंग द टाइप ई क्लाइमेट। So what do you mean by the type E climate? The type E climate region is, ध्यान से समझिए, ABCDE तरह से क्लाइमेट है, और टाइप E क्लाइमेट जब भी आ रहा है इसका मतलब यही है कि एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, जैसा कि पोलर क्लाइमेट होता है पोलर रीजन्स के क्लोज। तो नेग्लिजिबल समर है जो कि वेरी शॉर्ट है, और वो भी कोल्ड ही होती है। ओके, तो इस वजह से जब इतनी ज़्यादा ठंड है, किसी तरह से भी गर्मी नहीं है, तो ये कंड्यूसिव नहीं रहता है वेजिटेशन के लिए। तो यहाँ पर वेजिटेशन आपको ट्री की फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो ये रीजन ट्री लेस होता है। तो यहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो फिर यहाँ पर क्या है कि जो थोड़ा सा गर्म समय आता है, उस समय में यहाँ के सरफेस पे हमेशा जमे रहने वाली आइस
जो कि सरफेस को हमेशा फ्रॉस्ट कंडीशन में रखती है। इसकी वजह से जब सरफेस हमेशा फ्रॉस्ट रहे, परमानेंटली फ्रॉस्ट रहे, तो हम उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इट इज़ अ परमाफ्रॉस्ट। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ द परमाफ्रॉस्ट। ऐसे में जो सॉइल के ऊपर की लेयर में थोड़ी बहुत बर्फ़ है, वो इस गर्मियों के सीज़न में हल्की सी पिघल जाती होगी, उसका टेम्परेचर हल्का सा वार्म होता होगा, तो सॉइल के साथ चिपके हुए वेजिटेशन को उगने में मदद होती है। तो सॉइल के साथ चिपकी हुई वेजिटेशन आपको मिलेगी, जैसे ज़मीन से सटे हुए फूल मिल जाएंगे, मॉसेस मिल जाएंगे, लाइकेंस मिल जाएंगी, जो पहाड़ों पे जैसे काई जैसी चिपकी रहती है हरे लाल रंग की, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ओके, लेकिन ट्रीज़ नहीं मिलेंगे। सॉइल के नीचे वाली जो लेयर होती होगी, यानी कि जो ऊपर आपको सॉइल दिख रही है उसके जस्ट बिलो, वहाँ पे आइस समर सीज़न में भी फ्रॉस्ट ही रहती है, सिर्फ ऊपर ही के लेयर में वो पिघलती है। तो ये इन चीज़ों से परिभाषित है ये इलाका। ओके, दिस रीजन इज़ नोन फॉर सच एलिमेंट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे हम कहते हैं द टुंड्रा क्लाइमेट एरिया। आप इसे टुंड्रा क्लाइमेट एरिया कहते हैं। और ये टुंड्रा क्लाइमेट कनाडा में काफ़ी है, अच्छा खासा है। क्यों है? उसका रीज़न यही है, आप अच्छे से देखिए कि जब आप कनाडा की बात कर रहे हैं तो आप देखिए ना, दिस इज़ द आर्कटिक ओशियन एरिया। तो कनाडा को यहाँ पर कंसिडर करिए। दिस इज़ द बैफिन आइलैंड, दिस वन इज़ द बैफिन आइलैंड, and this one is the Beaufort Sea. So Beaufort Sea, this Baffin Island, this Brooks Range, ये सब कुछ they are on the coast of the Arctic Ocean। और आर्कटिक ओशियन अपने आप में पोलर क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट से प्रभावित क्षेत्र है। इसकी वजह से ये रीजन जो है टाइप ई क्लाइमेट को दर्शाता है। यानी कि कनाडा में जो हायर लैटिट्यूडनल एरियाज़ हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द टाइप ई क्लाइमेट। लेकिन इससे जब नीचे आते हैं और मोस्ट ऑफ द कनाडा को एक्सपीरियंस करते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द कनाडा एक्सेप्ट दीज हायर लैटिट्यूड्स, इट इज़ द टाइप डी क्लाइमेट। So first of all, I want to show you the tundra climatic image so that you can correlate with these words. आनंद लिया करो चीज़ों का। जो आनंद में नहीं है वो सदैव कष्ट में है। जो आनंद में है उसके पास उत्तर हैं, ज्ञान है, समस्याओं के निदान हैं, सॉल्यूशन हैं। जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसके पास केवल समस्याएं हैं, केवल और केवल समस्याएं हैं। वो हमेशा आपको समस्याओं से भरा मिलेगा में मिलेगी भी जोड़ लिया करो, ठीक है ना। तो मैं उतना वो हूँ कि जेंडर का ज़्यादा ख्याल रखूँ और बचपन से देश से जाके सवाल पूछो कि उन्होंने हमें हर जगह गा ही पढ़ाया है। राम आता है राम जाता है। ओके, बाकी मैं लड़कियों का तो आपको पता ही है, फिर ख़ास सम्मान करता ही हूँ। ओके, ये देखो, तो दिस अभी दिखा के हटा हूँ कि दिस एरिया इज़ टुंड्रा क्लाइमेट बेल्ट, है ना। लेकिन ये इतना सारा तो टुंड्रा नहीं है ना, ये तो नहीं है ना, ये है ना सारा। तो देखिए यहाँ बाफिन आइलैंड रीजन कवर हो गया, ब्यूफोर्ट सी कवर हो गया, हडसन बे का नॉर्थ वेस्टर्न और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कवर हो गया इसमें। ओके, अब कुछ इमेजेस भी दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसा होता है। देखिए ऐसा होता है, ऐसा सा होता है ना। आप देख सकते हैं इमेज की क्वालिटी उतनी नहीं है, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई हल्की हल्की सी वेजिटेशन दिख रही है, हल्की हल्की दाढ़ी ओदी पर मुस्टैचा पारी ने। लाइन याद आ गई तो मैं क्या करूँ, ठीक है। दिस इज़ द सिस्टम। कोई ट्री दिख रहा है आपको? सुभाष दिख रहा है ट्री बेटा? अच्छे से देखने लगा बेचारा। क्या करूं मैं इन लोगों का। जब बता